जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके मॉक टेस्ट की श्रृंखला में मॉक टेस्ट संख्या 16 लेके आया हूं। 50 क्वेश्चन हमेशा की तरह। और आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। 50 क्वेश्चन है इसमें और बहुत उत्कृष्ट लेवल के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में? क्वेश्चन संख्या प्रथम कहा गया है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये जो किताब लिखी गई भारत चाइना और तिब्बत के संबंधों पर लिखी गई है और इसमें इतिहास है 1949 से लेकर 1962 तक का। तो इसके लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निरुपमा राय ने लिखी है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, भारत और चाइना के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता भी किया गया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? जवाब होगा आपका 29 अप्रैल 1954। दोस्तों, कमेंट में लिख के बताइएगा आप कि रेजांगला का युद्ध ये कब हुआ था और रेजांगला जो दर्रा है ये कहाँ पर है? रेजांगला का युद्ध ये कहाँ पर हुआ था, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। रेजांगला का युद्ध। दोस्तों, तिब्बत की राजधानी क्या है? तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। याद रखिएगा, तिब्बत की राजधानी ल्हासा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 कहा गया है कुल्लू घाटी किनके मध्य स्थित है? दोस्तों, कुल्लू घाटी ये हिमाचल में है और कुल्लू घाटी ये धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। दोस्तों, पीर पंजाल और धौलाधार दोनों याद रखें। और किस राज्य की बात हो रही है? हिमाचल की बात हो रही है। हिमाचल की बात हो रही है, याद रखिएगा। हिमाचल की राजधानी शिमला है और शिमला में भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी है। आलू अनुसंधान केंद्र भारत का कहाँ पर है? शिमला में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, यहाँ पे कुछ बंदरगाह दिए गए हैं और इनको आपको मिलान करना है। ये बंदरगाह हैं, जैसे तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। उसके बाद में देखें आप, तूतीकोरिन बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। उसके बाद में आपका भटकल जो बंदरगाह है वो है आपका कर्नाटक में। उसके बाद में आपका एलेप्पी बंदरगाह ये केरल में है। और काकीनाडा बंदरगाह है आपका आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। सही जवाब हो गए तूतीकोरिन तमिलनाडु में, एलेप्पी केरल में, भटकल कर्नाटक में और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि भारत में इसका सही जवाब क्या बनेगा? इसका सही जवाब बनना है 3-1-4-2। 3-1-4-2 मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत में जो कुल बंदरगाह हैं, मुख्य बंदरगाह, उनकी संख्या 13 है और छोटे बंदरगाहों की संख्या है 200। भारत में सबसे ज़्यादा जो बंदरगाह हैं वो है आपके महाराष्ट्र राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं। दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है और ज्वारीय बंदरगाह है आपका कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, मार्मुगांव बंदरगाह कहाँ पर है? तो मार्मुगांव बंदरगाह है आपका गोवा में। मार्मुगांव बंदरगाह है आपका गोवा, ये आप याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है मार्मुगांव बंदरगाह के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, इसमें कहा गया कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? क्वेश्चन संख्या 4, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। दोस्तों, कपास ये खरीफ की फसल है और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कपास अनुसंधान केंद्र भारत का वो नागपुर में है कपास अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा इसके बारे में। और कपास जो होती है ये बीज से निकाली जाती है, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, रेगुर। और काली मिट्टी जो होती है ये दक्कन का जो पठार है भारत में, दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी मिलती है वो मिलती है काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ बांगर और नई जलोढ़ खादर। तो भारत के 40% भाग पर जो मिट्टी का विस्तार है वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, याद रखिएगा। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी वो है आपकी लैटेराइट। चाय के अतिरिक्त बागानी फसलें जैसे कॉफ़ी हो गई, काजू हो गई, सबके लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। और लैटेराइट मिट्टी ऐसे स्थानों पर उगती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लीचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है इस मिट्टी में, याद रखिएगा। अच्छा, मिट्टी का अध्ययन का वो क्या कहलाता है? पीडोलॉजी।
पीडोलॉजी ये मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से और जो कि मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश से होती हुई ये राजस्थान गुजरात से होती हुई ये चली जाती है आपकी खंबात की खाड़ी में। लेकिन जो नर्मदा नदी है वो कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश से निकलेगी, मध्य प्रदेश से होती हुई ये गुजरात में जाएगी, फिर थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में टच करेगी, लेकिन राजस्थान में नर्मदा नदी नहीं जाती। नर्मदा नदी राजस्थान में नहीं बहती, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी पर एक बांध आपको याद रखना है, वो है आपका सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है जबलपुर में। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, जबलपुर में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मतलब सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन के लिए लाई गई है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन, गलत। नीली क्रांति मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है, तो ये तो हो गया आपका गलत। उसके बाद में देखें आप, पीली क्रांति अंडा उत्पादन, गलत। पीली क्रांति तिलहन के लिए है, अंडा के लिए रजत क्रांति है। तो आपके 2 और 3 दोनों गलत हो गए। तो छठे का सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, 2 और 3 दोनों गलत हैं। दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा HYVP में H का मतलब क्या होता है? मतलब ये हरित क्रांति का दूसरा नाम है। तो HYVP में H का मतलब क्या है या HYVP की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों कृषि क्रांतियों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको याद रखनी है पर्पल क्रांति। पर्पल क्रांति ये भारत में नई क्रांति स्टार्ट हुई है लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए। मोगरा की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और ये जम्मू कश्मीर से शुरुआत की गई है इसकी, पर्पल क्रांति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो भारत की कृषि को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो होता है वृष्टि, मतलब हवा, इसकी वर्षा ज़्यादा या कम होना। मतलब भारत की कृषि मानसून का जुआ कहलाती है, तो इसका सही जवाब होगा वृष्टि के कारण। अच्छा, कृषि किस सूची का विषय है? तो कृषि राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा, राज्य सूची का विषय है कृषि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर संकल्पना किसने दी थी? तो पृथ्वी के उद्गम की जो नेबुलर संकल्पना है ये दी थी इमैनुअल कांट ने दी थी पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर संरचना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। अच्छा, पृथ्वी का जो वजन है, द्रव्यमान है, वो कितना है? तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये भी आप याद रखें। अच्छा, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है आपका 12,756, ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। और ध्रुवीय व्यास है 12,714। अंतर कितने का बनेगा इनमें? 42 किलोमीटर का अंतर बनता है। 12,756 ध्रुवीय विषुवतीय व्यास है और 12,714 ये ध्रुवीय व्यास है। अंतर देखेंगे तो कितना जवाब होगा? 42 डिग्री। और दुनिया का सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो शहर में। ब्राज़ील का शहर है रियो, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है? तो हमें बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, बिल्कुल सही है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में भरतपुर में है, ये भी सही है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, ये भी सही है। दुधवा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, ये गलत है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है और वर्ष 1977 में दुधवा को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पर नदी बहती है शारदा नदी, शारदा नदी के किनारे है दुधवा नेशनल पार्क। और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया था। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में है दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है। दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो भारत का पहला नेशनल पार्क है हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क। और इसे आज के समय में क्या बोलते हैं? जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये उत्तराखंड के रामनगर जिले में है
मेनली, और यहाँ पे रामगंगा नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी। रामसर समझौता किससे संबंधित है? दोस्तों रामसर जो जगह है ये ईरान में है। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए रामसर समझौता साइन किया गया था। तो 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है रामसर समझौता। रामसर समझौता कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की मुद्रा तोमान, और ईरान की जो संसद है उसे मजलिस कहा जाता है। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो है उसका कुश्ती। ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती। अगला, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पृथ्वी का ताप कौन नहीं बढ़ाता? दोस्तों मीथेन, जलवाष्प ये तो बढ़ाते हैं, लेकिन आर्गन पृथ्वी के ताप के लिए उत्तरदायी नहीं है। आर्गन ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि शब्द ग्लोबल वार्मिंग किसने दिया था? ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसके द्वारा दिया गया है, ये हमें बताना है। ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है वो किसने दिया? दोस्तों अमेरिका के जलवायु विज्ञानी थे जिनका नाम था स्मिथ ब्रोकर। स्मिथ ब्रोकर के द्वारा शब्द दिया गया था ग्लोबल वार्मिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है। तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? जब ऋणात्मक आय लोच हो और धनात्मक मूल्य लोच हो तो इसको आप कहेंगे निम्न स्तर की वस्तु। निम्न स्तर की वस्तु होती है ये आपकी, याद रखना। चलो कमेंट में लिख के बताइएगा गिफिन वस्तुएं किन्हें कहा जाता है? गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं ये कमेंट में लिख के बताना है, गिफिन वस्तु क्या होती हैं। अगले प्रश्न की ओर, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती? दोस्तों राष्ट्रीय आय के निर्धारण के लिए जो हम निवेश पद्धति है इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जब बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है एनएनपी, एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे ही कहा जाता है राष्ट्रीय आय। दोस्तों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1867 में की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, और नौरोजी के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय थी वो 20 रुपये थी, ये आप याद रखना। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और भारत में कौन सा संगठन है जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है? वो है सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो जारी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 14, इसमें कहा गया निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष थी? मतलब भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 साल चली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो चली वो 1974 से 1978 तक चली थी, और 1978 में आके इस पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई द्वारा समाप्त कर दिया गया। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 1978 तक, सॉरी 7 9 बना दिया यहाँ पे, ये 78 है आपका, 7 है यहाँ पे, क्या है आपका 7। ठीक है दोस्तों, और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी समय सीमा है 1961 से 1965, और तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल समझौते पर आधारित थी। गाडगिल मॉडल है इसका। दूसरी बात, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। हालांकि 2 सूखे और जो चीन के साथ युद्ध हुआ था उसके कारण ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो फ्लॉप हो गई थी हमारी। उसके बाद में लिखा गया आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो भारत में शुरू हुई वो 1969 से 1974 तक रही, और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये पैट में भी आया था क्वेश्चन, स्थिरता के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी शुरू की गई थी। याद रखना, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली, और नीली क्रांति की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सातवीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसने
जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र की प्राथमिकता शामिल थी। सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र की प्राथमिकता शामिल थी, ये भी आप याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है दुनिया में? तो याद रखना, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ये सोवियत संघ के व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में पंचवर्षीय योजना का विचार रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट, पंचवर्षीय योजनाओं का जनक जोसेफ स्टालिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं, उनके मात्रक क्या हैं? दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। दोबारा देख लेते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। यह आप मिल गया। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य। कार्य हमेशा अदिश राशि है, याद रखना। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। क्यों? क्योंकि W बराबर यानी कार्य बराबर F.S, और F मतलब बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। दो सदिश राशियों का डॉट गुणनफल हमेशा अदिश होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 16। क्या कहा गया है क्वेश्चन संख्या 16 में? किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण बाहर आते हैं, इसका कारण है जड़त्व। जड़त्व के कारण ये बाहर आते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व की परिभाषा देता है, याद रखिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन संख्या 17। क्या कहा गया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि बड़ी जी, बड़ी जी का मान क्या होता है? दोस्तों, इसका मान होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अच्छा, ये जो मान है वो किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा मान दिया गया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, हेनरी कैवेंडिश। याद रखना इसके बारे में। आप अंतरिक्ष में जाएं, पाताल में जाएं, धरती पर कहीं पर भी जाएं, इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ये मान निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, प्रत्यास्था का मतलब है कि जब हम कोई बल लगा लें तो उसके आकृति में परिवर्तन हो जाए और जब बल हटा लें तो उसकी वही आकृति बन जाए जो पहले थी। यही गुण है आपका प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था का जो सबसे ज़्यादा होगी वो किस में होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्वार्टज में सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था होती है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो प्रत्यास्था का इकाई है वो है आपकी पास्कल। प्रत्यास्था की इकाई पास्कल होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन को छांटना है। तो देखें, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, गलत। यही आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा, किसी पदार्थ के विशिष्ट विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, बिल्कुल सही है। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, ये भी सही है। इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है। लेकिन गलत है आपका कि जो विशिष्ट ऊष्मा है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, ये करती है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है तो क्या बताएंगे? जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो याद रखना, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.186 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट, जल की विशिष्ट ऊष्मा। अच्छा, गुप्त ऊष्मा कितनी होती है जल की? तो जल की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ये आप याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, एरोसोल का उदाहरण कौन सा नहीं है? 20 का सही जवाब क्या होगा? धुंध, ये तो होता है, बादल भी होते हैं, कोहरा भी, लेकिन जल में तेल एरोसोल का उदाहरण नहीं है, ये आप याद रखें। कोहरा जरूर याद रखना, एरोसोल होता है, बादल भी एरोसोल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतलब आविष्कारकर्ता या खोजकर्ता के बारे में है। न्यूटन की खोज किसने की थी? दोस्तों, न्यूटन की खोज की थी चैडविक ने, याद रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु नाभिक की खोज, अच्छा यहाँ पे 2 ऑप्शन भी है क्लोज में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की है आपकी चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की थी आपकी गोल्डस्टीन ने।
ठीक है दोस्तों, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एक बार दोबारा मिला कर देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी। दोस्तों क्या बता सकते हैं परमाणु की बीमा कितनी होती है? तो 10⁻⁻15 मीटर ये परमाणु की बीमा नाभिक की बीमा होती है। और नाभिक की बीमा को फर्मी कहा जाता है। नाभिक की बीमा को क्या कहा जाता है? फर्मी कहा जाता है। याद रखना, नाभिक की बीमा 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सोडियम जो 11वें नंबर पे होता है आवर्त सारणी में, कोर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बाह्य कोश में? दोस्तों इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 और 3s1। तो इसके अगर हम देखें कि कोर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके कोर में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 10। कितने हो गए आपके? 10 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम के परमाणु के कोर में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सोडियम को एक चीज़ याद रखना, एक ऐसी धातु है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम, केरोसिन के अंदर। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये वायु में आग पकड़ लेता है ऑक्सीजन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो हाइड्रा अम्ल कौन सा है ये हमें बताना है। दोस्तों हाइड्रा अम्ल कौन सा है? वो है आपका HCl। हाइड्रा अम्ल है HCl, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोस्तों आपने नाम सुना होगा एक्वेरेजिया अम्लराज। एक्वेरेजिया क्या होता है? 3HCl प्लस HNO3 को अम्लराज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 3HCl और HNO3 अम्लराज। ठीक है दोस्तों, जब अम्ल वर्षा होती है तो कौन सा अम्ल आता है? H2SO4 और HNO3, ये दोनों अम्ल बनते हैं अम्ल वर्षा में। याद रखिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन संख्या 24। बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगैड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ऐसा नियम जिसमें बॉयल का नियम भी शामिल है, चार्ल्स का नियम भी और एवोगैड्रो का नियम भी शामिल है, उसे कहा जाता है आदर्श गैस का नियम। आदर्श गैस वो गैस है जो चार्ल्स के नियम, बॉयल का नियम और एवोगैड्रो के नियम का पालन करती है। ठीक है दोस्तों, जबकि आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है, याद रखना इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? दोस्तों बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी आपकी, जीवाणु विज्ञान का जनक पूछा गया है, वो है आपके ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना गया है। याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक। लुई पाश्चर, रेबीज की खोज की थी इन्होंने। रेबीज की खोज लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसके बारे में। अगले प्रश्न की ओर चले। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? मतलब कौन सी चीज़ है जो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा होती है? दोस्तों प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें नाभिक होता है और इसकी 2 परत होती हैं। और आपको बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ये किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया था कार्ल बेंडा के द्वारा। कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे शरीर में ये ऊर्जा को बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा रहती है वो ATP के रूप में रहती है। ATP के कारण इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। अल्टमान ने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है दोस्तों। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल होती है जिसके कारण ऊर्जा बनती है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों प्लाज्मा हमारे रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा है। और इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 27 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं होती हैं, ये जो है वो सही कथन नहीं है। ठीक है, इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती। प्लाज्मा रक्त का तरल मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही है। रंगहीन होता है, सही है। इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारे रक्त का 55% जो भाग है वो प्लाज्मा का होता है। और प्लाज्मा में 90% जो भाग है वो क्या होता है? प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन। हेपेटाइटिस एक संचारी रोग है, हेपेटाइटिस B
एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों हेपेटाइटिस रोग यकृत को प्रभावित करता है, लीवर। याद रखना लीवर। लीवर एक ऐसा अंग जो मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर रखता है। लीवर शराब पीने से जो कुफर सेल होती हैं वो खराब हो जाती हैं लीवर में, और लीवर यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण करता है लीवर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका हृदय। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं मानव के, ये भी आप याद रखें। और हमारे हृदय की जो धड़कन है वो 1 मिनट में कितनी बार होती है? 72 बार। हमारे हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है। और हृदय का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। याद रखिएगा 120/80 mmHg। और जो ईसीजी होती है ना, ईसीजी का प्रयोग किस में किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग हृदय की जो धड़कन है उसको जांच करने के लिए किया जाता है। आपने इस तरह की लाइन देखी होंगी, वो ईसीजी होती है आपकी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया मस्तिष्क। मस्तिष्क में न्यूरॉन होते हैं, मस्तिष्क की छोटी इकाई न्यूरॉन कहलाती हैं, याद रखिएगा। और मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, मस्तिष्क के लिए। ठीक है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे फेफड़ा लिखा गया है। फेफड़े जो होते हैं ये पल्मोनरी जो झिल्ली होती है, फुफ्फुस झिल्ली, वो इसको ढके रखती है, याद रखिएगा। और फेफड़ों का काम है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को खींचना और ऑक्सीजन को बाहर करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। गैसों का आदान प्रदान जो अंग करता है वो होते हैं आपके फेफड़े। ठीक है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो फेफड़े होते हैं इनका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? इनका टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है, याद रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? दोस्तों हमारी याददाश्त का केंद्र या सोचने वाला भाग कौन सा होता है? सही जवाब होगा 29 का बी, प्रमस्तिष्क होता है, याद रखेगा प्रमस्तिष्क। ये बुद्धि का केंद्र भी होता है और ये सोचने का काम भी करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों ग्राम सभा के संबंधी जो अनुच्छेद है वो किस में लिखे गए हैं? तो 30 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 243A में लिखा गया है ग्राम सभा का उल्लेख। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 243B, पंचायतों का संविधान की बात की जाती है 243B में, पंचायतों का संविधान। उसके बाद में आपका 243D, इसमें कहा गया है कि जो पंचायती हैं इसमें पंचायती राज में सीटों का आरक्षण की बात की गई है 243D में। सी में क्या कहा गया? पंचायतों की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है 243C में, याद रखें इसके बारे में। दोस्तों संविधान के भाग 9 में, संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243A से लेकर O तक पंचायती राज का उल्लेख है। और ये प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 से लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और भारत में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है और 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश से ली गई है? दोस्तों यदि किसी बिल को लेकर दोनों सदनों में विवाद हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया? ये प्रावधान लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा भी ली गई है। हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और एक चीज़ याद रखना, व्यापार करने की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका ब्रिटेन। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? तो संसदीय व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से। और इसके साथ साथ जो न्यायिक विधि का शासन है, विधि के शासन की जो व्यवस्था है वो भी कहाँ से ली? ब्रिटेन से। रिट जो विशेष अधिकार है ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। रूस से हमने लिए मौलिक अधिकार, याद रखिएगा। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो 3 न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो रूस से लिए गए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, ये भी आप याद रखें। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 129 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 129।
अनुच्छेद 124 में कहा गया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है, अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट की स्थापना का या हाई कोर्ट के गठन के जो चीज़ें हैं वो इसमें लिखी गई हैं। हाई कोर्ट का गठन होगा अनुच्छेद 214 के तहत। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में जो हाई कोर्ट है वो है आज के समय 25, और भारत का पहला हाई कोर्ट 1862 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में सर पीकॉक बॉन्स इसके पहले जज थे, याद रखिएगा। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? दोस्तों हम बात करें अनुसूची की, तो कौन सी अनुसूची है जो वेतन और भत्ते का उल्लेख करती है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है? दोस्तों तीसरी अनुसूची ये शपथ के बारे में उल्लेख करती है, शपथ। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा की जो सीट है, सीटों का बंटवारा है राज्यसभा की। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो 7वीं अनुसूची में है। दोस्तों हमारे संविधान में मूलतः कितनी अनुसूची थी? 8 थी, लेकिन अब कितनी है? 12। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें जमींदारी जो व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन मतलब भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची ये दल बदल के लिए है, दल बदल के लिए। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज का उल्लेख करती है, पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची उल्लेख करती है नगर निगम का। 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है, याद रखिएगा इसके बारे में। अच्छा कमेंट में लिख के बताइएगा जो छठी अनुसूची है इसमें 4 राज्य हैं। छठी अनुसूची में ये 4 राज्य कौन कौन से जिनके जनजातीय प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं, ये आपको बताना है। छठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजभाषा शब्द का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 343 भाग 17 में राजभाषा शब्द का उल्लेख है, तो इसका सही जवाब होगा 34 का ऑप्शन बी, भाग 17। भाग 15 में क्या लिखा गया है? भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा गया है, निर्वाचन आयोग भाग 15। ठीक है दोस्तों, भाग 18 में क्या लिखा गया? भाग 18 में लिखा गया है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध जो लिखे गए हैं वो भाग 18 में लिखे गए हैं। भाग 20 में क्या लिखा गया? भाग 20 में लिखा गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा शब्द इसमें से है जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? दोस्तों हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो राजनीतिक भी है, सामाजिक और आर्थिक दो ये भी है, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। दोस्तों ये तीनों न्याय हमने कहाँ से लिए हैं? तो रूस से लिए हैं, या आप सोवियत संघ भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको और बता दूं, जो संविधान की प्रस्तावना है ये इसे द प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हमारे संविधान का पहला पृष्ठ प्रस्तावना है। प्रस्तावना का विचार हमने लिया अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। अच्छा प्रस्तावना का आधार क्या है? प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 देशों का प्रभाव है। ये 3 देश कौन कौन से हैं? सॉरी 4 भी आप कह सकते हो फिर। जैसे 4 देश कौन से? संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया? संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में 3 जो न्याय हैं इनका उल्लेख कहाँ से लिया गया? तो ये रूस से लिया गया। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जो 3 शब्द हैं वो हमने कहाँ से लिए थे? फ्रांस की क्रांति से। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 4 देशों का जो अस्तित्व मतलब प्रावधान है वो देखे जाते हैं। अमेरिका से विचार लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई, न्याय संबंधी प्रावधान रूस से लिए गए, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना की शक्ति या संविधान की शक्ति प्रस्तावना के अनुसार किसमें है? तो वो है जनता में। जैसे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, तो भारत में जो सर्वस्व शक्ति है वो जनता के पास है, याद रखिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो सहकारी समितियां जो शब्द जोड़ा गया वो 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों अनुच्छेद 43B
अनुच्छेद 43B ये सहकारी समितियों का उल्लेख करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सहकारी समिति डीपीएसपी में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा किया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300A में लिखा गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। 73वां संविधान संशोधन, अभी हमने बात की थी, पंचायती राज के बारे में उल्लेख करता है 73वां संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 36 का सही जवाब होगा। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति। क्वेश्चन संख्या 37, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य ये हमने रूस से लिए हैं और मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति 1976। यहाँ पे लिखा गया आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति वो समिति है जिसकी सिफारिश पर भारत में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। सबसे ऊपर जिला परिषद या जिला पंचायत, उसके बाद में ब्लॉक समिति और उसके बाद में आपकी ग्राम पंचायत। तो भारत में 3 स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। यहाँ पे लिखा गया जेएस वर्मा समिति। जेएस वर्मा समिति 2012 में बनी और ये महिलाओं के खिलाफ जो कार्यस्थल पर यौन शोषण किया जाता है उसके लिए है जेएस वर्मा समिति। अशोक मेहता समिति, इन्होंने 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की बात की है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 37 का मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति 1976। चलिए क्वेश्चन संख्या 38 की ओर। क्वेश्चन संख्या 38, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में लिखी गई है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि विधायिका एक न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो संसद है वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लेके आती है उसको कहा जाता है महाभियोग, और महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। और मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है इसके लिए 1/4 सदस्य का लिखित जो अनुमोदन है वो आवश्यक होता है और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन की जो पहले सूचना देनी पड़ती है। और महाभियोग की प्रक्रिया में जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आप लोकसभा में भी या राज्यसभा में किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव हम ला सकते हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों पंचायतों का चुनाव, पंचायत मतलब राज्य सूची का विषय है तो राज्य सरकार निर्णय लेती है पंचायत का चुनाव कराने के लिए। भारत में पहली ग्राम पंचायत कहाँ पे बनी थी? तो भारत में पहली ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को बनी थी राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिले से शुरुआत हुई थी इसकी पंचायत की। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन बताना है कि भारत की पहली महिला सरपंच कौन थी। भारत की पहली महिला सरपंच कौन थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा। राजस्थान में कौन महिला थी जो सबसे पहली सरपंच बनी थी? अगला क्वेश्चन, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जिसे वर्तमान में आप दिल्ली भी बोल सकते हो। महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे और इनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इनका उल्लेख है, ये आप याद रखें। कमेंट में लिख के बताइएगा वो कौन से 2 महाजनपद थे जिनमें गणतंत्र था। कौन से महाजनपद थे 16 में जिनमें गणतंत्र था? ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक किसे माना गया है? दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा माना जाता है और बुद्ध के गृह त्याग की घटना महावीर निष्क्रमण कहलाती है। महावीर निष्क्रमण वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महावीर निष्क्रमण क्या है? तो वो है आपका बुद्ध के गृह त्याग की घटना, महावीर निष्क्रमण। अच्छा, कमल, कमल जो है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, याद रखना इसके बारे में। कमल ये जन्म का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है बुद्ध की। और सांड जो है वो युवा अवस्था का प्रतीक है, युवा अवस्था, ये भी आप याद रखें। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ और सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक गाँव में, लुम्बिनी नामक वन में, सॉरी लुम्बिनी वन है। और सिद्धार्थ का जन्म जो हुआ वो साल के वृक्ष के पेड़ के नीचे हुआ था। साल का वृक्ष इसके नीचे हुआ था सिद्धार्थ का जन्म। सिद्धार्थ को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और भविष्य का बुद्ध किसे कहा गया? मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। मैत्रेय भविष्य का बुद्ध। अगला क्वेश्चन, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था?
तो गहड़बाल वंश जो शुरू किया था वो चंद्रदेव ने शुरू किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रदेव। अगला क्वेश्चन, दीवान ए खैरात किस शासक से संबंधित है? मतलब दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? 43 का सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था दीवान ए खैरात। फिरोज शाह तुगलक, इसने जौनपुर नगर की स्थापना भी की थी और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन आप याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक, भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा किसने शुरू की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी। यहाँ पे लिखा गया अलाउद्दीन खिलजी, इसके बचपन का नाम है अली गुरसब, अली गुरसब इसे कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एहसानी की उपाधि भी धारण की थी। दूसरा सिकंदर कहता है अलाउद्दीन खिलजी, भारत में मार्केट रिफॉर्म सबसे ज़्यादा किए अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसने घोड़ों की जो सैनिकों की दाग और हुलिया व्यवस्था थी वो भी स्टार्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो ये कौन से काल में मंदिर निर्माण की कला है? वो है आपकी मौर्य काल। मौर्य काल ये इस काल में शुरू हुई थी गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि। ठीक है दोस्तों, सातवाहन वंश का राजा कौन, संस्थापक कौन है? तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो है आपका सिमुक, याद रखना सिमुक। गुप्त काल, ये मतलब गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये कुतुब मीनार के परिसर में है, नई दिल्ली में है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली या दिल्ली। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अच्छा, आपको बताना है, अच्छा मैं बता देता हूँ, अजमेर शहर, यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे है। सॉरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नहीं, ख्वाजा, अजमेर में किसकी दरगाह ये आप बताना है आपको। अजमेर लूनी नदी के किनारे, जयपुर भारत की पिंक सिटी कहलाता है, लाहौर रावी नदी के किनारे, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन संख्या 46, निम्नलिखित में से सिंधु काल में सीसा कहाँ से आयात किया जाता था? तो सीसा का आयात कहाँ से होता था सिंधु सभ्यता में? 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईरान से सीसे का आयात होता था, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये भी आप याद रखिएगा, कांसा इस काल में खोजा जा चुका था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 47, यहाँ पे बताना है कि कुछ वायसराय और गवर्नर जनरल दिए गए हैं, इनके काम से इनको मिलान करना है। तो देखें, पहला, शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड बेलेजली ने, ये बिल्कुल सही है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ये भी सही है। दास प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने, ये भी सही है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही है। सारे सेम मिले हुए हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 48, क्वेश्चन संख्या 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो 1887 में जब मद्रास सेशन हुआ था तो उसमें अध्यक्ष थे, वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब हो गए। अच्छा, अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूल ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और यूले ने जो अध्यक्षता की थी वो 1888 में इलाहाबाद के जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले। इलाहाबाद अधिवेशन 1888। क्या आप बता सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय या गवर्नर जनरल के टाइम में हुई थी? तो 1885 में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के काल में। डफरिन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सूक्ष्म संस्था है, इसको मैं कुचल के रख दूंगा। डफरिन का कथन है ये। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक बिंदु और याद रखना, इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। और कितने सदस्य थे इसमें? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। क्वेश्चन 49, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा ये बनी 1870 में, और ये एक भारतीय संगठन था जो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ बनाया गया था। MG रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, 1870 में स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया दादा भाई नेहरूजी भारत के ग्रैंड ओल्डमैन कहा जाता है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है वो किसकी है? नेहरूजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, BD सावरकर, इन्होंने
जो 1857 का रिवोल्ट है उसके ऊपर किताब लिखी है, फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर की किताब है। देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन्होंने कौन सा धर्म स्टार्ट किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, देवेंद्र नाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? इनाम कमीशन, दोस्तों इनाम कमीशन 1852 में बना और ये इनाम कमीशन था क्या? ऐसे भूमि कर रहित जागीर जो इन्होंने अपना कर नहीं चुकाया है उनकी पहचान करना और उनकी संपत्ति को जब्त करना, भूमि कर रहित जागीरों की पहचान करके उनकी संपत्ति जब्त करना, यही था इनाम कमीशन। और इनाम कमीशन बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है और डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी। राज्य हड़प नीति का सिद्धांत डलहौजी का है और डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार सबसे पहले हुआ था सतारा। 1848 में सबसे पहले जो शहर या राज्य कब्जाया गया वो था सतारा और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। बाजिद अली शाह अवध का नवाब था उस समय, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में लिखा गया आपका लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि स्टार्ट की थी सन 1798 में, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसकी कब्र है आपकी गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, आपको बताना है कि हेस्टिंग्स के टाइम में पहली बार जो मदरसा भारत में बना वो कहाँ पे बना था? पहली बार मदरसा भारत में कहाँ पर बना था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।